गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ब्लैक टाइगर्स। तो नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ने एक मिस्ट्री को रिजॉल्व किया है। जो मिस्ट्री थी कि सिमलीपाल में जो टाइगर्स हैं उनकी जो स्ट्राइप्स हैं वो इतनी ज़्यादा वाइड कैसे हैं। जनरली जो आपकी टाइगर की आपने स्ट्राइप्स देखी होंगी ब्लैक कलर की, वो नॉर्मल होती हैं आपने जितनी देखी है, लेकिन जो सिमलीपाल में है वो टाइगर्स की जो स्ट्राइप्स बहुत बड़ी हैं, मतलब ऑलमोस्ट वो ब्लैक टाइगर ही बन जाते हैं। तो इसकी मिस्ट्री को सॉल्व कर लिया है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु ने। ठीक है, तो अब ये कॉज क्या है, क्यों इतनी ज़्यादा ब्लैक है उनकी जो स्ट्राइप्स इतनी ज़्यादा क्यों वाइड वाइड हैं। तो उसमें उन्होंने बोला है कि एक जेनेटिक म्यूटेशन है इन टाइगर्स के बीच में, जिसकी वजह से क्या है कि जो स्ट्राइप्स हैं उनकी वो बहुत बड़ी हो जाती हैं और बहुत स्प्रेड हो जाती हैं। तो मेलानिन, आपको पता है ना, मेलानिन जो होता है वो आपकी स्किन में जब होता है उसकी वजह से जो है आपका ब्लैक कलर आता है, डार्क पिगमेंट आती है आपकी बॉडी में, आपके स्किन के ऊपर। तो जो ये वाले टाइगर्स हैं इनके अंदर ये सूडो मेलानिज्म, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो जो है अनयूजुअली हाई डिपोजिशन ऑफ मेलानिन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उनकी स्ट्राइप्स जो है वो ब्लैक हो रही हैं, उनकी स्किन जो है वो ज़्यादा ब्लैक है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। और ये सूडो मेलानिज्म जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, एक म्यूटेशन हुई है उनके ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टिडेज में, मतलब उनकी जो है जेनेटिक म्यूटेशन हुई है, उसकी वजह से सूडो मेलानिज्म हो रहा है और जो है डार्क कलर है उनका वो बहुत ज़्यादा वाइड हो रहा है। ठीक है, अब ये देखा गया है कि ये सिर्फ जो सिमलीपाल वाले रीजन में जो है टाइगर्स हैं, सिर्फ वहीं पर इसको देखा गया है। अब क्या होता है कि उस रीजन में जो है वो मोस्टली एक ही फैमिली ऑफ टाइगर्स होंगे। ठीक है, मतलब आपस में ही वो ब्रीडिंग होती है और आपस में ही वो टाइगर्स जो है वो एक ही फैमिली के चले आ रहे होंगे, या बहुत कॉमन होगा उनके अंदर जो है ये फैक्टर। तो उसकी वजह से क्या है, वहाँ पर ही ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है जेनेटिक म्यूटेशन जो है वो, उसी की वजह से ये मेलानिन की हाई डिपोजिशन की वजह से जो है ये डार्क पिगमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। Black tigers. So recently, the mystery of Simlipal's so-called black tigers has been resolved by National Center for Biological Sciences, Bengaluru, and they have said that there is a genetic mutation in these tigers which is causing the black stripes to expand or broaden. Generally, in any human or even any other living species, melanin is a substance, or it is a pigment which causes dark color in our skin, and because of this melanin the dark color of the skin is observed in these tigers. There is unusually high deposition of melanin because of a mutation in their genes. That's why this high deposition of melanin is causing black stripes to widen or broaden, leading up to such a level that we assume that these tigers are somewhat black. Okay, but particular uh, this particular observation is made only in tigers of Simlipal, which is located in, of course, Odisha state, and this is available in this Simlipal area only because generally what happens in any ecosystem, the tigers are closely related. They have been bred from one family only. They belong to one family only, so they have some genetic common. Commonality, and that's why they have this mutation, and which is causing this phenomena of so-called black tigers. Okay, so now let us see the next topic, which is Delhi Mumbai Expressway. तो यूनियन मिनिस्टर जो है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज के नितिन गडकरी जी, उन्होंने जो है रिव्यू किया है जो सबसे लंबा, आप हमारे इंडिया का तो एटलीस्ट सबसे लंबा ही होगा ये, और 1380 किलोमीटर का ये 8 लेन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। इसका रिव्यू किया है उन्होंने। 98,000 करोड़ के ये प्रोजेक्ट है और मार्च 2023 में कंप्लीट होने का इसका जो है वो एक टेंटेटिव टाइमलाइन है। ठीक है, अब इसको शुरू कब किया गया था, 2018 में, और 2019 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, मतलब तब ये कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हुई थी इसकी, और मार्च 2023 में ये कंप्लीट होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ हम कवर करेंगे, आपको जिसको पढ़ना होगा उसको आप ऐसे पढ़ लेना। बट ये 8 लेन है और इसको 12 लेन तक की भी किया जा सकता है अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक हो बहुत ज़्यादा तो, और 2 मिलियन ट्रीज और श्रब्स इसके आसपास प्लांट किए जाएंगे, और ये फर्स्ट इन एशिया होगा ये एक्सप्रेसवे, और वर्ल्ड में सेकंड होगा जिसमें एनिमल ओवरपास होगा। एनिमल ओवरपास क्या होता है, समझ लो कि 2 जंगल हैं, बीच में से अगर हाईवे जा रहा है तो क्या होगा कि वहाँ के जो है जानवर दूसरी साइड कैसे जाएंगे, उसके लिए क्या किया जाता है,
नीचे से एक तरह से ओवरपास, एक तरह से ओवरपास बना दिया जाता है, मतलब कि सड़क के नीचे से एक जगह बना दी जाती है, समझ लो एक फ्लाईओवर के नीचे से एक जगह बना दी जाती है जिसमें से एनिमल्स पास करके दूसरे जो है वो जंगल में जा सकें या इस साइड से उस साइड जा सकें। तो ये एक्स ओवरपास बनाने वाला जो है ये सेकंड इन द वर्ल्ड होगा ये एक्सप्रेसवे, ठीक है। अब इसमें इतना एफिशिएंट है ये कि आपका ये डिस्टेंस इतना कम कर देगा कि उसकी वजह से क्या होगा कि एनुअल फ्यूल सेविंग्स जो है वो ऑलमोस्ट 320 मिलियन लीटर्स होगी, और CO2 एमिशंस भी उस फ्यूल सेविंग्स की वजह से 850 मिलियन केजी की जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस जो होंगी वो कम होंगी। और उससे क्या होगा कि इतना हम सेविंग्स कर लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशंस की जितनी 40 मिलियन ट्रीज लगाने की वजह से होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इट विल चेंज द लैंडस्केप ऑफ दिस एंटायर इट विल चेंज द इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप ऑफ दिस एंटायर रीजन. That's why it is very important. Now let us see this topic in English. Delhi Mumbai Expressway. So Union Minister for Road Transport and Highways has recently reviewed the work progress of this 1380 kilometer 8-lane Delhi Mumbai Expressway. It is scheduled to be completed by March 2023, and it is a 98,000 crore project. It was kick-started in the year 2018, and after the entire procedures were completed, this foundation stone of this project was laid in March 2019. It's an 8-lane project, but it can be expanded to 12-lane also in case there is a huge volume of traffic on this route. And over 2 million trees and shrubs will be planted along the highway. This highway will be the first, or this expressway will be the first in Asia and only the second in the world to feature animal overpasses, so that the transfer or the movement of wildlife can be ensured across both sides of this highway or the expressway. So almost it will be cutting down so much time between these two major cities or these major towns, that almost 320 million liters of fuel will be saved annually, which is similar to saving 850 million kgs of carbon dioxide emissions, and which is also equal to planting 40 million trees. Okay, so now let us see the next topic, which is Planet 9. तो साइंटिस्ट जो है उन्होंने 2016 में एक प्लैनेट को देखा, और वो प्लैनेट का नाम है HD 106906b, और ये 336 लाइट ईयर्स अवे है, और कहा जा रहा है कि ये प्लैनेट नंबर 9 है, क्योंकि अब आपको पता है ना 9 प्लैनेट्स तो नहीं है, क्योंकि प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। तो प्लूटो की जगह पर कहा जा रहा है कि ये एक प्लैनेट है, इसकी जो है वो मास जो है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ऑफ अर्थ है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जा रहा है कि ये प्लैनेट 9 है। अभी तक कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला है। ऑफ कोर्स इसको ऑब्जर्व किया गया था 2004 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा, उसके बाद इवन 2013 में मैगेलन टेलीस्कोप जो है चिले में, वहाँ पे उन्होंने भी ऑब्जर्व किया इसको, लेकिन कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला है कि हाँ ये एक प्लैनेट ही है। अब प्लैनेट 9 जो है वो एक डिस्टेंट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में ही, और इसको अभी तक प्रॉपरली फाउंड नहीं किया गया है, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये प्लैनेट 9 जो है वो 10 टाइम्स एज मासिव एज अर्थ होगा। और क्यों कहा जा रहा है कि ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि एक रीजन है क्विपर बेल्ट का, वहाँ पर आइसी डेब्री है आपको मिलेगी, और वहाँ ये जो पूरे की पूरी क्विपर बेल्ट की जो आपका जो वहाँ पर सब्सटेंसेस हैं, जो भी आपका जो ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, वो ऑर्बिट कर रहे हैं सन को, और एक एक्सट्रीम टिल्ट पे है, और इस प्लैनेट को कहा जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट एक तरह से एक्सट्रीम टिल्ट पे है, और ये ऑर्बिट कर रहा है अर्थ को और अदर 7 प्लैनेट्स की तरह, ठीक है। अब जो है धीरे धीरे जो है इसके ऊपर जो है रिसर्च होगी, और इससे पता लगेगा कि क्या जो है ये सच में एक प्लैनेट है भी या नहीं है, और आने वाले टाइम में वी विल सी कि ये प्लैनेट जो है इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, इस पर रिसर्च जो है वो चल रही है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Planet 9. So in 2016, two scientists, Konstantin Batygin and Michael Brown, both were from California Institute of Technology. They started their research for finding this Planet 9, and it is a planet which is claimed to be 10 times massive as that of the Earth. Okay, it is 336 light years away. It has been named as HD 106906b.
And in case it exists, of course there is no concrete proof that it exists in reality. Of course it was some images were taken by the Hubble telescope in 2004, and even some observations were made by the Magellan telescopes in Chile in 2013, but there is no conclusive proof regarding this particular planet. As you know that Pluto is not a planet, so currently we are having 8 planets. That's why this if this planet exists, this will be the ninth planet of this solar system. Okay, so and they're saying that if it exists, then planet 9 will be 10 times as massive as Earth. Okay, so now let us see the next topic, which is Planetarium Innovation Challenge. तो माई गव इंडिया जो है उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके माई जो प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज निकाला है, जिसमें जो स्टार्टअप्स और टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बोला है कि आप स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करो ताकि हम प्लानिटेरियम्स बना सके कंट्री में. ठीक है, अब क्या होगा, टेक फर्म्स और स्टार्टअप्स को इसमें कहा गया है कि आप जो है वो आप अपने अपने प्रपोजल रखो और एलिजिबिलिटी और जो है क्राइटेरिया मेंशन किया है कि कौन कौन जो है वो बना सकता है. प्लानिटेरियम क्या होता है आपको पता होगा, आपने कभी विजिट भी किया होगा. एक ऐसा आपको वर्चुअल रियलिटी या का आपको एक्सपीरियंस दिया जाता है कि आप जैसे प्लैनेट आप जो है सोलर सिस्टम में ही घूम रहे हो. आपको एक समझ लो एक पर्दे पर ऐसा इमेज दिखाया जाएगा. बहुत सारी चीज़ों का ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मर्ज रियलिटी, इन सब जो है न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके इसको बनाया, इन प्लानिटेरियम्स को हमारी कंट्री में बनाया जाएगा ताकि स्पेस के प्रति लोगों की रुचि जो है वो ज़्यादा बढ़ाई जा सके. ठीक है, सो अभी एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स क्या है. सारे स्टार्टअप्स के लिए जो है प्लानिटोरियम टेक्नोलॉजी में जो काम करते हैं उन सब स्टार्टअप्स के लिए जो है एक्सपर्ट्स के लिए जो है ये ओपन है. कोई भी स्टार्टअप, कोई इंडियन लीगल एंटिटी, कोई भी इंडिविजुअल या फिर टीम, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. जो जीतेगा उसको 5 लाख का फर्स्ट प्राइज मिलेगा, 3 लाख का सेकेंड और 2 लाख का थर्ड प्राइज. ठीक है, सो नाउ let us see this topic in English. Planetarium Innovation Challenge. So MyGov India, and which is under the MyGov India has participated with the Ministry of Electronics and Information Technology, and they've launched this Planetarium Innovation Challenge for Indian startups and tech entrepreneurs. So they are inviting applications from certain startups and tech entrepreneurs who are interested to develop the state of the art technology for our planetarium. So planetariums are basically areas or places where you can experience the space in several technological formats. Like you may have visited visited a planetarium at some point of your life, probably in school trips. So this planetarium will be developed, these planetariums will be developed across the country, partnering with these tech firms or the startups. Or the eligibility criteria is that any startup or any Indian legal entity and even individuals, either separately or with teams, they can participate in it and they can submit their ideas. And this MyGov is seeking that there should be a combination of new technology like augmented reality, virtual reality and merged reality. And according to the selection, so there will be prizes will be announced. So these amount of prizes will be announced to first, second, third and the third winner. Okay, so now let us see the next topic, which is Petrapol. पेट्रापोल जो है उस जो आपके इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर है, जो इंडिया वाली साइड है वो पेट्रापोल है और जो बांग्लादेश वाली साइड है वो बेनापोल है. तो जो बॉर्डर चेक पॉइंट है, आईसीपी है, जो वहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो है हमारे इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वहाँ पर एक जो है लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग को बना दिया है रिसेंटली. तो ये पेट्रापोल जो है ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये लार्जेस्ट लैंड कस्टम स्टेशन है पूरे एशिया का. ठीक है, 30% ऑफ ट्रेड जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है वो इसी पेट्रापोल बेनापोल वाले ही जो है चेक पॉइंट से होता है. ऑलमोस्ट 22 लाख लोग हर साल जो है वो इसी चेक पोस्ट से एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते हैं, मतलब इंडिया से बांग्लादेश के बीच में ट्रैवल करते हैं. और जो है ये नॉर्थ 24 परगनास डिस्ट्रिक्ट आपको पता होगा ना, साउथ बंगाल में है. वेस्ट बंगाल जो स्टेट में साउथ बंगाल वाले एरिया में ये पेट्रापोल बॉर्डर पड़ता है और वहाँ पर ये जो है चेक पॉइंट सिचुएटेड है. अब इसमें मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, बट ऑफ कोर्स आपको पीडीएफ में डाल देंगे कि लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसके बारे में आप याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ
होम अफेयर्स के अंडर, ठीक है। तो आप ये मत सोचना शिपिंग मिनिस्ट्री या रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो जनरली शिपिंग मिनिस्ट्री के अंडर होगा, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। पेट्रापोल, so a new passenger terminal building at integrated checkpost Petrapol has been inaugurated recently. So it is a major boost to modernization of our border infrastructure, and it is built by the Land Ports Authority of India, which comes under, of course, the Ministry of Home Affairs. And the Indian side of this checkpost is called Petrapol, and the Bangladesh side of this checkpost is called Benapol. Okay, so it is situated in West Bengal, in South Bengal, of course, and it is situated near Bongaon in the north 24 Parganas district. This Petrapol is the largest land customs station in Asia. This is an important fact for you to remember. So just remember that this is the largest land customs station in Asia. It is operationalized since the year 2016, and almost 30% of land-based trade happens through this Petrapol Benapol checkpost, and almost 22 lakh people cross the border post on either sides each year through this Petrapol Benapol checkpost. Okay. So now let us see the next topic, which is collective security treaty organization. तो पीएम मोदी जो है उन्होंने भी एससीओ और सीएसटीओ की जो है समिट को जो है वो एड्रेस किया है। तो एससीओ तो हम देख चुके थे, बट सीएसटीओ भी देख लेते हैं। तो सीएसटीओ जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस था, जो कि 1992 में बनाया गया था। 1994 में ये एनफोर्स हुआ था। शुरू में जो है वो कंट्रीज इसमें आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान थी। बाद में अजरबैजान, जॉर्जिया और बेलारूस ने भी इसको ज्वाइन किया। शुरू में जो है कहा गया था कि सिर्फ 5 साल के पीरियड के लिए जो है ये बनाई जा रही है। ऑफ कोर्स अगर इसको एक्सटेंड ना किया गया तो 5 साल के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 99 में जब एक रिव्यू मीटिंग की गई, तब जो है उसमें से अजरबैजान, जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान जो है उन्होंने कहा कि हम आगे इसमें कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ठीक है। तो लेकिन जो है 2002 में एक मॉस्को सेशन हुआ, उसमें इसको फुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। अब ये बेसिकली है क्या, अब जैसे आपका नाटो है ना, नाटो की तरह जो है ये सीएसटीओ भी है कि अगर इसमें कजाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक होता है, किर्गिस्तान पे या आर्मेनिया, जो भी इसके मेंबर्स, ऑफ कोर्स जो इसके करंट मेंबर्स हैं, उनमें अगर किसी के ऊपर अटैक होता है तो रशिया या जो बाकी के मेंबर्स हैं वो उसकी जो है वो डिफेंस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये नाटो की तरह ही एक फॉर्मेट है, ठीक है। सर्बिया और अफगानिस्तान को इनके इसमें ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है। करंट मेंबर्स इसके आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड बेलारूस है, ठीक है। तो अब जब आपको याद होगा आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नगोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट हुआ था जब अभी, तो इन केस अगर वो रशिया ने तो रिजॉल्व तो करा दिया, लेकिन अगर वो रिजॉल्व ना होता और आर्मेनिया इन्वोक करता इस सीएसटीओ के प्रोविजंस को, तो रशिया को आर्मेनिया का साथ देना पड़ता और जो है अजरबैजान को के साथ लड़ना पड़ता, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अब तजिकिस्तान का भी ऐसा ही इशू है कि अगर तालिबान तजिकिस्तान में कुछ करता है तो तजिकिस्तान जो है वो ये सीएसटीओ को प्रोविजंस को इन्वोक कर सकता है, और रशिया को तजिकिस्तान के बिहाफ पर जो है वो अफगानिस्तान के जो तालिबान या जो भी है उनके साथ लड़ना पड़ेगा, ठीक है। So now let us see this topic in English. Collective Security Treaty Organization. So PM Modi has recently participated in the 21st meeting of Council of Head of States of SCO, and there was a meeting of joint SCO and STO also. So we have already seen what is SCO, but now we have to see what is this CSTO. So Collective Security Treaty Organization is an intergovernmental military alliance which was signed in 1992. It came into force in 94, and initially the members were Armenia, Kazakhstan and all these, but initially it was thought that this treaty will expire in 5 years unless of course extended. So in a review meeting in 1999, some members like Azerbaijan, Georgia and Uzbekistan withdrew from this treaty, but other members continued, and in 2002 Moscow session they extended it to a full international organization status, and currently these Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan and Belarus are the full members of this SCTO. Okay, and Serbia and Afghanistan are having this observer status in this CSTO. Okay, so it is basically a similar treaty to like NATO.
ओके, सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ जनरल शेरमन। तो जनरल शेरमन से आप ये मत सोचना कि ये कोई आर्मी के कोई फेमस जनरल थे या कुछ, आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि नाम से ऐसा लग रहा है। तो ये जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ट्री है, जो कि सेक्वा नेशनल पार्क जो है सियरा नेवाडा यूएस में, वहाँ पर सिचुएटेड है। अभी एक वाइल्ड फायर लगी है कैलिफोर्निया में, यूएस में, वहाँ पर। तो इस पेड़ को बचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। 2200 साल पुराना पेड़ है ये, 275 फीट टॉल है, और इसका डायामीटर जो है वो 36 फीट का है। तो जनरल शेरमैन जो है वो इस पेड़ का नाम है, ठीक है। सो अब इसको वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्री है, इसको याद रखना। आपको ऑप्शन में इतना कंफ्यूजिंग कर दिया जाएगा कि अफगानिस्तान में कोई जनरल का नाम दे देंगे कि जिन्होंने जो है तालिबान के साथ जो है डील किया, ऐसा कुछ भी आपको नाम दिया जा सकता है ताकि आपको लगे कि आर्मी के से कुछ रिलेटेड है, बट ये ट्री है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। जनरल शेरमन। सो there has been a wildfire in California around the Sequoia National Park in Sierra Nevada, and this world's largest tree, which is known as General Sherman, is also battling the fire, and the firefighters are trying to protect this world's largest tree. It is largest in terms of both volume and it exists in the giant forest of Sequoia. Okay, and it is almost 2200 years old. It is 275 feet tall, and it has a diameter of 36 feet at the base. Okay, so this, just don't get confused that this General Sherman is some military leader or something. This is the world's largest tree. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.